अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वेरी क्विकली आज हमारे जो मेहमान हैं जो डिबेट में शरीक है उनका मैं तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद है जमाल शाह साहब, सीनियर आर्टिस्ट हैं, टीवी एंड फिल्म एक्टर हैं। जमाल शाह साहब लिंक के जरिए हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। बहुत शुक्रिया जमाल शाह साहब आपका। सलमान अहमद मशहूर सिंगर और म्यूजिशियन है, पाकिस्तान की पॉप इंडस्ट्री के पायनियर्स में से हैं और अभी यूएन के गुडविल एम्बेसडर हैं। पोलियो के हवाले से बड़ा काम करें। सलमान, थैंक यू सो मच। कराची से हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियोज में। फाखिर महमूद एक जाना माना चेहरा, पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं मगर म्यूजिशियन और सिंगर हैं, यूएन के गुडविल एम्बेसडर भी रह चुके हैं। फाखिर हमारे साथ लिंक के जरिए कराची से मौजूद है। फाखिर बहुत शुक्रिया आपका। हमजा अली अब्बासी साहब पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना चेहरा है, फिल्म एक्टर हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ज़ारा शेख साहबा मॉडल एंड एक्ट्रेस है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का, पाकिस्तान की जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है उसका एक बड़ा जाना हुआ चेहरा है। ज़ारा हमारे साथ लाहौर से हमें स्टूडियोज में ज्वाइन करें। ज़ारा आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात है वो इंतहाई खराब हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त जंग की बातें हो रही हैं। भारत का बस पाकिस्तान की फौज पर तो चला नहीं, लेकिन भारतीय तंजीमों ने भारत में काम करने वाले पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट हैं उन्हें धमकियां देना शुरू कर दी हैं। जो तंजीम इनमें सबसे आगे आगे है वो MNS है और ये जो तंजीम है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये जो RSS है और शिवसेना की ऑफशूट इसे कहा जाता है, वाबस्तगी रखती है बीजेपी के साथ भी। अब आर्टिस्टों को इन्होंने 2 हफ्तों का वक्त दिया है भारत को छोड़ने का और यह भी कहा है कि ना तो इनकी फिल्मों की नुमाइश होने दी जाएगी बल्कि इन फनकारों पर भारत में काम करने की पाबंदी भी लगनी चाहिए। मंतक इसकी यह दी जा रही है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट पैसा कमाकर पाकिस्तान भिजवाते हैं और वहां पर टैक्स देते हैं और यूं ये पैसा जो है वो दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। भारत में इस हवाले से राय जो है वो तकसीम है। कुछ लोग हैं जो कि इस पाबंदी के खिलाफ हैं और कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो खुलकर इस पाबंदी की हिमायत कर रहे हैं। अब पाकिस्तानी आर्टिस्टों को ये पहली मर्तबा नहीं है कि इस तरह की सूरत हाल का सामना है। इससे पहले 2013 में अदनान समी को बहुत ज्यादा धमकियां दी गई थी। 2015 में गजल गायक गुलाम अली को धमकियां दी गई, उनका कॉन्सर्ट जो है वो मनसूख करा दिया गया। फिर आतिफ असलम के साथ भी यही मामला पेश आया था। सबसे रीसेंट अप्रैल 2016 में मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान को भारत छोड़ने की धमकी दी गई थी और भारतीय शहर हैदराबाद में पाकिस्तानी गुलकार के पुतले भी जलाए गए थे। बहरहाल ये पहली मर्तबा नहीं है कि ऐसी सूरत हाल है और इसीलिए हमने पाकिस्तान के जो नामवर सिंगर्स हैं, ड्रामा आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, उन्हें आज प्रोग्राम में बुलाया है, दावत दी है ताकि उनसे बात की जा सके और कुछ बड़े बुनियादी सवालात हैं जो मैं उनके सामने रखना चाहता हूं। पहला तो ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है इस पर फनकार आर्टिस्ट जो है वो क्या राय रखते हैं। दूसरा कि क्या परफॉर्मिंग आर्ट्स और सियासत को अलग अलग ही रहना चाहिए। तीसरा भारत में जो काम करने वाले पाकिस्तानी फनकार हैं उन्हें क्या करना चाहिए। और फिर चौथा कि ये जो धमकियां दी जा रही हैं इस पर हम पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। अगर बाकी सब लोगों की इजाजत हो मैं आगाज करना चाहूंगा जमाल शाह साहब से। जमाल शाह साहब, ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त कशीदगी है, टेंशन है, इस पर आपकी राय क्या है? किस तरह से आप इस सूरत हाल को देख रहे हैं? देखिए, ये लिंक्ड है ये सूरत हाल ग्लोबल सूरत हाल के साथ। जब से अमेरिका भारत के करीब होता गया है, भारत मोदी का भारत, मैं पुराने भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक बड़ा इनटॉलरेंट किस्म का भारत है। ये एक्सट्रीमिस्ट जो हैं ये इनसिक्योर लोग होते हैं जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम मेजर्स की तरफ आते हैं और उनका ये ख्याल है कि अगर वो सुलह की बात करें, सेंस की बात करें, सेंसिबिलिटी की बात करें तो उनकी कोई नहीं सुनेगा। लिहाजा उनकी इनसिक्योरिटी इनसे ये इंतहा दर्जे की शिद्दत जो है उसका इजहार करवाती है। जब से अमेरिका भारत के करीब आया है, भारत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा शेयर होने लगा है और जिसका एक्सप्रेशन जो है वो तमाम अपने उन नेबर्स पे निकलता है। अच्छा। जो उनके तई ज़रा ये समझते हैं कि कमज़ोर है। नेपाल पे उन्होंने तब आजमाई की, दूसरों पे की, पाकिस्तान के साथ तो शुरू से सिलसिला रहा है। मेरा ख्याल है कि ये मेरे नज़दीक भारत के जवाल की इब्तदा है। अच्छा। इसलिए कि इंतहा पसंदी जिस भी मुआशरे में जड़ पकड़े वो मुआशरा रफ्ता रफ्ता डिटीरियरेट होता जाता है। उनके अक़दार जो है वो पसमानदगी की तरफ चले जाते हैं, बुरा कर रहे हैं, अपने साथ बुरा कर रहे हैं। ठीक।
फाखिर, आपकी इस पर क्या टेक है? आप इस जो जमाल शाह साहब ने लफ्ज इस्तेमाल किया है, इंतहा पसंदी है और ये जवाल की तरफ ले जाएगी, व्हाट इज योर टेक पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कुछ हो रहा है? देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्समैन, आर्टिस्ट, आर्ट, कल्चर, इन चीज़ों से परे रखना चाहिए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब भी हालात ख़राब होते हैं पाकिस्तान इंडिया के, तो सॉफ्ट तरीन जो टारगेट है वो हमारे आर्टिस्ट बनते हैं। नज़ला सारा गिरता है आर्ट के ऊपर कि आर्टिस्ट चले जाएं, फिल्म्स की रिलीज़ ना हो, ये वो एंड सो ऑन। इनटॉलरेंस जी किसी भी माशरे में हो तो वो बुरी है। मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों और इंडियंस ने यूरोप में जो डेवस्टेशन हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 में, वो शायद नहीं देखी। जब करोड़ों लोग मर गए थे, जब पूरे मुल्क तबाह हो गए थे, जब जापान में 2 बार एटम बम गिरे और उसके बाद जब तबाही हुई, हम लोगों की शॉर्ट वॉर्स हुई हैं। हम लोगों को उस खून और कष्ट और उस डेवस्टेशन का अंदाज़ा नहीं है कि न्यूक्लियर वॉर क्या कर सकती है और जंगें क्या तबाही ला सकती हैं। शायद यही वजह है कि बहुत आसानी से हम लोग कह देते हैं कि न्यूक कर दें, ये कर दें, वो कर दें। इनटॉलरेंस अल्लाह जाने इस पूरे मुआशरे में, इस पूरे रीजन में कब जाएगी। और हम बहुत मायूस होते हैं ये देख के कि जब इंडिया से सैनिटी की वॉइस आने के बजाय हर वक्त धमकियां, हर वक्त जंग की और जिंगोइज्म की बात जब होती है। आर्टिस्ट और आर्ट और स्पोर्ट्समैन जो हैं, इनको प्लीज आप इन अपने जंगी जुनून से दूर रखें और प्लीज दोस्ती की बात करें। हेट ब्रीड्स हेट, लव ब्रीड्स लव। ठीक है, मैं सलमान अब आपके इस पर राय जानना चाहता हूँ। आप क्या कहते हैं, ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान ये टेंशन बनी हुई है, तो आप इंडिया जाते भी रहे हैं, वहां पर आप काम भी करते रहे हैं, बट ये सिचुएशन पहली दफा नहीं हुई, तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? शुक्रिया रहमान। मैं आपको ना पहले तो एक तारीखी पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ कि 1961 में अमेरिका और यूएसएसआर के दरमियान एक समझ लें कि हाइट ऑफ कोल्ड वॉर या न्यूक्लियर मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी, जंग छिड़ने लगी थी, एटमी जंग भी। लेकिन उस वक्त भी जो उनके दानिशवर, उनके आर्टिस्ट, उनके खिलाड़ी जो थे, उनको रोका नहीं गया था एक दूसरे को इंगेज करने में, मिलने से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो आर्टिस्ट है, जो राइटर है, सहाफ़ी, जो थिंकर है, वो एक दूसरे को जान के असल जो ग्राउंड रियलिटी है एक मुल्क की पता करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं पिछले 20 साल से इंडिया जा रहा हूं, ठीक है ना। जब आज़ादी और सैयोनी हमारा जो गाना था सुपर हिट हुआ था, उसी साल इंडिया और पाकिस्तान ने एटमी टेस्ट किए थे, सही है। तो उसी वक्त भी उनके इंतहा पसंदों ने यही शोर मचाया जो अभी ये इनके इंतहा पसंद शोर मचा रहे हैं कि जी पाकिस्तानी आर्टिस्टों को वापस भेजें। लेकिन मैं समझता हूं कि जो सॉफ्ट पावर है एक मुल्क का, वो है ही फनकार। क्योंकि आप उनके दिल, जो उस इंडिया के अंदर जाके आप उनके हार्ट्स और माइंड्स को फतह करते हैं, उससे ये डरते हैं इंतहा पसंद। अगर आप इंतहा पसंद देखिए, ये तो तंजीम है, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था इस तंजीम का जिसने कहा है कि 48 घंटों में सब पाकिस्तानियों को चला जाना चाहिए। ये कौन है लोग, हमें तो नहीं पता। लेकिन मगर आप इनकी बात, ये शिवसेना की एक ऑफशूट है जो तंजीम ये धमकियां दे रही है, और ये पहली दफा नहीं इन्होंने इस तरह का काम किया वहां पर। तो रहमान, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जब मैं बचपन में था ना, तो हमें सिर्फ वन वे ट्रैफिक थी कि इंडियन फिल्में या वेस्टर्न फिल्में या म्यूजिक, वेस्टर्न आर्टिस्ट या इंडियन आर्टिस्ट। अब क्या है कि हमारे पास ना सिर्फ हमारे पास एक्टर्स हैं, हमारे पास म्यूजिशियंस हैं जो इंडियन पब्लिक जो है ना उनके माइंड पे रूल करते हैं। इनको सबसे बड़ा खौफ ये है कि एक डेमोक्रेसी के अंदर अगर पाकिस्तान का ये व्यू हो जाएगा, ये एक तो बड़ा सुलझा हुआ मुल्क का एक कल्चरल मुल्क है जो है पाकिस्तान, तो इनकी जो नैरेटिव है ना कि ये एक टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स हैं, नर्सरी है टेररिज्म की, या पाकिस्तान वॉर मॉन्गर्स हैं, वो इमेज टूटता है आर्टिस्टों की वजह से होने से। तो बजाय कि हम उनके जाल में फंसे, मैं तो कहता हूं और ज्यादा स्पोर्ट्स होनी चाहिए और ज्यादा आर्ट्स एंड कल्चर। ठीक है, राइट। मैं जमाल शाह साहब, अब ये एक डिस्कशन में एक पॉइंट तो मेरा ख्याल है जिस पर सब एग्री कर रहे हैं कि ये दोनों चीजें, सियासत और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ये अलग अलग रहना चाहिए। मगर अब सर वहां पर मैंने जैसे पहले कहा, ये सिचुएशन पहली दफा नहीं हुई।
जब वहां से ये रवैया आता है, इस तरह की धमकियां दी जाती हैं, उनका नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इन चीज़ों को हेडलाइंस बनाकर चलाता है, ये जो पाकिस्तान के लोग वहां पर जाकर काम करें, इनके पास फिर क्या ऑप्शंस है? ये क्या कर सकते हैं? ये किस तरह से इसका मुकाबला कर सकते हैं? देखिए रहमान, मेरा ख्याल है कि आर्ट, म्यूज़िक हो या थिएटर हो या फिल्म, कोई भी अमल इंसान का गैर सियासी हो ही नहीं सकता। ये अलग बात है कि आर्ट के ज़रिए आप कम्युनिकेट करते हैं, आर्ट के ज़रिए आप जंग नहीं करते हैं, लोगों के एक करीब आते हैं। ये मेरे दोस्तों ने सही कहा कि इंडिया जो है इनसिक्योर है। मैं सलमान की बात को मानते हुए ज़रा ऐड करूँगा कि शुरू से पाकिस्तानी फ़नकार वहाँ बड़े माने गए हैं। जितने भी यहाँ से गए हैं, वहाँ के फिल्म के जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं वो इस ज़मीन से गए हैं, म्यूज़िक के मेजर कंट्रीब्यूटर्स इस ज़मीन से गए हैं, इसी तरह विजुअल आर्ट्स के बड़े ज़बरदस्त लोग यहाँ से गए। सिर्फ ये बात है कि जैसे हम अगर यहाँ ओमपुरी या नसीरुद्दीन शाह आते हैं और उनके साथ अगर कोई बदतमीजी करता है तो हम सब वोकल हो जाते हैं। एक्सट्रीमिज्म की यहाँ कमी नहीं है। वी हैव आवर ओन शेयर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जिनकी जुबानें उतनी गंदी है, लेकिन हम उनको काउंटर करते हैं। होना ये चाहिए कि इंडिया में, मैं यकीन से कहता हूं कि इंडिया की मेजॉरिटी भी सेन लोगों पे मुश्तमिल है, लेकिन वो सेन लोग इस एक NSF या जो भी है, पता नहीं जो भी नाम है, या उस जर्नलिस्ट का जो खत था, इसको काउंटर इनको करना चाहिए था। ये लोग कहते हैं कि जी ये एक्सट्रीमिस्ट तंजीम जो है इसका हमने कभी सुना ही नहीं है। मेरे नज़दीक ये स्टेट एक्टर है। राइट। हमजा अली अब्बासी इस वक्त हमारे साथ आ गए। हमजा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते, बट चलें आपसे टेलीफोन पर हमें लाइन मिल गई। हमजा, आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं? ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन है, और फिर जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं उन्हें धमकियां दी जा रही हैं वहां से इंतहा पसंदों की तरफ से। एक तो जी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आपको पता है मैं फंस गया आज, ट्रैफिक में तो नहीं पहुंच पाया। लेकिन देखें रहमान, बड़ी एक सिंपल सी बात है कि वहां पर दो किस्म के एलिमेंट्स हैं। जो एक सबसे ज्यादा जो इखलाकी पस्ती है ना, वो यही है कि आप बाहर से आने वाले आर्टिस्ट को तनकीद करना शुरू कर दें, आप वहाँ के कॉमन लोगों पे तनकीद करना शुरू कर दें। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा इखलाकी तौर पे जो गिरी हुई एक सोच है वो नहीं हो सकती। और पहले तो एज अ पाकिस्तानी मेरे लिए बहुत ही फख्र का ये मोमेंट है कि मैं एक ऐसी कौम से हूँ जो पूरी दुनिया में बड़ी बदनाम की जाती है कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम दहशतगर्द हैं, हम वायलेंट लोग हैं। तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि आज वो मुल्क जिसको दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, वहां से ये इखलाकी तौर पे ये पस्ता हरकतें हो रही हैं। मेरे मुल्क के अंदर किसी ने आज तक नहीं कहा कि ओमपुरी क्यों आया है, इसको बाहर निकालें। मेरे मुल्क से आज तक किसी ने नहीं कहा कि नसीरुद्दीन शाह आइंदा पाकिस्तान ना आए। अभी एक सारा खान वहाँ की एक इंडियन एक्ट्रेस है, वो यहाँ पे आई है। किसी सियासी जमात ने, किसी नेशनलिस्ट जमात ने, इवन गोइंग टू द एक्सटेंट के हाफिज सईद ने आज तक नहीं कहा कि जी यहाँ पे फनकार ना आए, इनको वापस भेज दें। तो ये एक तो पहले मैं इसमें बड़ी एक प्राइड लेता हूँ एज अ पाकिस्तानी कि मैं कितने मेहमान नवाज और टॉलरेंट मुल्क से हूँ। अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, मगर हमजा मुझे एक और चीज का वेरी क्विकली, हमारे पास जरा मैं एक जो है वो बाकी लोगों से भी बात करनी है। हमारे जो फनकार हैं अब जिन्हें वहां पर ये धमकियां दी जा रही हैं, जो अभी भी वहां पर काम कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? आपके ख्याल में उनका जवाब क्या होना चाहिए? देखिए, आई थिंक ये सबसे पहले तो इंडिविजुअल चॉइस है। जैसे मेरी एक इंडिविजुअल चॉइस है कि मैंने एक फैसला किया कि मैं कभी बॉलीवुड नहीं जाऊंगा। ठीक, मेरे अपने रीजन है। अब आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी तो इंडिविजुअल चॉइस है। मेरे ख्याल है किसी को इख्तियार नहीं पहुंचता कि आप अपना वर्जन उन पे नाफिज करें कि आप जाएं या ना जाएं। लेकिन रिक्वेस्ट मैं सिर्फ ये करूंगा कि थिंक एज अ पाकिस्तानी फर्स्ट एंड थिंक ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ पाकिस्तानी फर्स्ट। और उसके बाद आप इंडिया जाएं, आप अलास्का जाएं, आप जहां मर्जी दिल करता जाएं। ठीक है, राइट। हमजा अली अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमजा अली अब्बासी, मैं ज़रा अब आपसे जानना चाहता हूँ, आप इस सारी सिचुएशन को किस तरह से देख रही हैं? आपकी इस पर क्या राय है, जो टेंशन बनी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और फिर वहाँ से जो इंतहा पसंद हैं वो हमारे आर्टिस्टों को धमकियाँ दे रहे हैं? देखिए, हम लोग ये सब बात जानते हैं कि जो काम पीसफुल एटमॉस्फेयर में प्यार मोहब्बत के साथ, बातचीत के साथ आगे बढ़ाया जाता है, वही चीज़ बेहतर होती है। और
थ्रेटन और इस तरह की जो चीज़ें हैं, असॉल्टिंग वगैरह, ये चीज़ें किसी मसले का हल नहीं है, मैं ये अच्छा, समझती ठीक हूँ। है। तो आपको क्या लगता है ये क्या इसके पीछे वजूहात क्या है? क्या हर पाकिस्तानियों के साथ उनको कोई मसला है या खासकर आर्टिस्टों के साथ, पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ उन्हें मसला है? देखिए, मैं आपसे यहाँ एक चीज़ बात शेयर करना चाहूँगी कि देखिए, ये हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है, और जो बेसिक वजूहात हैं हमारी, वो तो उस पे तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी तक। और हम सब जानते हैं कि जो बेसिक वजह है वो है मसला कश्मीर। जब वहाँ पर कोई ना कोई मसले मसाइल बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, लोगों का हमें पता चलता है कि आज इतने लोग मर गए हैं, आज बच्चे ये हो गए, आज बड़ों को ऐसा कर दिया गया, मतलब वहाँ किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रखा जा रहा। तो जब वहाँ वो एक दूध की तरह हैं और वहाँ जब उबाल आता है, तब पाकिस्तान और इंडिया जैसी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं दो, जो कि एक बहुत ही प्रोग्रेसिव वे में इस वक्त जा रही हैं, जहाँ पे एजुकेशन को फ़रोग मिल रहा है और बहुत सी चीज़ों पर काम हो रहा है। तो बेसिक वजह तो वो है ना, उस जगह की बात कीजिए आप लोग, उस मसले का हल पहले निकालिए ना, टेबल टॉक कीजिए, चाहे जो भी पीसफुल प्रोसेस है उस पर बात कीजिए, उसके थ्रू आप लोग आगे जाइए। वो मसला हल होता है तो दोनों कंट्रीज़ में हालात, मैं समझती हूँ, बहुत बेहतर हो जाते हैं, ना सिर्फ शोबिस के हवाले से, एंटरटेनमेंट के हवाले से, बाकी भी हालात जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, राइट। मुझे ज़रा एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मैं थोड़ा सा ज़रा बात करना चाहता हूं कि इस पर हमारा रद्द-ए-अमल, अगर वहां से ऐसा रवैया दिखाया जाता है तो क्या होना चाहिए, और फिर ये भी कि जो भारत जाकर काम करने वाले पाकिस्तानी फनकार हैं मौजूदा सूरत हाल में उन्हें क्या करना चाहिए, इस पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारा आज का सवाल कि भारत जाकर काम करने वाले पाकिस्तानी फनकारों को क्या करना चाहिए, इस पर गुफ्तगू जारी है। जरा ब्रेक पर जाने से पहले आपने जिक्र किया, आपने कहा कि भाई जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो हमें बुनियाद में देखना है, मगर मैंने ये भी देखा ये पहली दफा नहीं है कि इस तरह से सिचुएशन खराब हुई है। अब हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए जब वहां से इस तरह की बातें की जाती हैं, इस तरह का रवैया दिखाया जाता है? देखिए, हमारा जो हमें ये साबित करना है कि हम लोग एक पढ़ी लिखी कौम हैं और एक पढ़े लिखे माशरे से हम लोग बिलोंग करते हैं और उस माशरे का हम हिस्सा हैं। हमें कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं देना चाहिए जिससे ये साबित हो कि हमारी तरबियत में कहीं से किसी चीज़ की कोई कमी बेशी रह गई है। अगर कोई सामने से कोई ऐसी अगर बात हमें नज़र आती है, चाहे वो कहीं से भी हो, तो उसका हमें बहुत ही पोलाइट वे में जो है वो एक समझाने की, एक अच्छे मैसेज देने की सूरत में जो है जवाब होना चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है हमें तहम्मुल और ज़ब्त का मुजाहरा करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। सब्र से अच्छी चीज और बड़ी चीज मैं समझती हूँ, लेकिन मुश्किल काम है सब्र करना। अच्छा, ठीक है। मैं फाखर आपके सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है हमारा जवाब क्या होना चाहिए ऐसी सूरत हाल में? अनलेस कि कोई जियोलॉजी का मिरेकल हो जाए और टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो पाकिस्तान इंडिया को कहीं दूर ले जाएं, अच्छा। ये हमसाए तो चेंज नहीं हो सकते, ये यहीं पे रहेंगे। और टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, और पागलपन का जवाब आप पागलपन से नहीं देते। कोई भौंक रहा होता है तो आप भौंकते नहीं उसके जवाब में। आई थिंक सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत सेन है, बहुत सब्र की बात करते हैं, बहुत प्यार की बात करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया को स्टेट लेवल के ऊपर फैसला करना होगा कि लोगों को मिलने दें, आर्टिस्ट को रवाबत करने दें, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज जारी रहने दें। लोग मिलेंगे तो गिले शिकवे दूर होंगे, लोग मिलेंगे तो प्यार बढ़ेगा और गलत फहमियां जो हैं वो खत्म होंगी। इसके अलावा कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। अच्छा, मगर इसमें एक डायलेमा है ना, मैं वही जो बात कर रहे थे कि हमारी तरफ से तो इस तरह से बात की जाती है और मेरा ख्याल है हमारी हुकूमत या लोग भी जो है वो इसको बड़ा अच्छे तौर पे देखते हैं। अगर वहां पर जो है वहां से जो लोग आते हैं, वहां फिल्में यहाँ पर दिखाई जाती हैं, ड्रामे यहाँ पर दिखाई जाते हैं, मगर ये एक्सट्रीमिस्ट रिएक्शन जो है वो हम वहां पर ही देख रहे हैं। तो आगे से अगर वहां से ये दीवार खड़ी कर दी गई है और हमारे आर्टिस्टों ने ये पहली दफा ये सिचुएशन नहीं देखी, बार बार देखी। मुंबई पर हमला हुआ, उसके बाद देखी, पार्लियामेंट पर उससे पहले हमला हुआ था, तब भी यही सूरत हाल देखी। तो आपको क्या लगता है रिस्पांस हमारा क्या होना चाहिए? यही सब्र और तहम्मुल के साथ चलते हैं? देखें,
रहमान, बात यह है कि देखें, ये ऊंची नीच होती रहेगी। पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात इसी तरह रहेंगे, ये ऊंचे नीचे होते रहेंगे हमेशा, ये कंसिस्टेंट नहीं होने वाले कभी भी, हमारी जिंदगी में तो कम से कम नहीं होने वाले। अब बात यह है कि अगर कोई भी आर्टिस्ट इंडिया में जाके काम करता है, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सारे प्रोज एंड कॉन्स वे करके जाता है। उसको पता होता है कि सिक्योरिटी कितनी है, उसको प्रोजेक्शन कितनी मिलेगी, उसको पैसा कहाँ मिलेगा, सब कुछ है। वो अपने शौक से अपना डिसीजन लेके जाता है। अगर उसको लगता है हालात खराब है तो वापस आ जाए, जब हालात बेहतर होंगे तो दोबारा चला जाए। और इन एनी केस हम लोग ना सिर्फ एक्सट्रीमिज्म से डिपार्चर पे हैं इस वक्त, हम वो सब चीजें छोड़ रहे हैं जो बहुत सारे और मुल्क अब कर रहे हैं। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म को हम लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान में फिल्म, पाकिस्तान में म्यूजिक, पाकिस्तान में आर्ट को पनपने का मौका मिल रहा है। मुझे लग रहा है वी आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन। हमारे जब अपने इदारे मजबूत होंगे तो आर्टिस्ट को यहाँ पे बहुत काम करने का मौका मिलेगा, बहुत नोट कमाने का मौका मिलेगा, रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है जमाल शाह साहब, तो आपने भी इससे पहले जिक्र किया, सलमान ने भी ये कहा कि वहाँ जो है वो एक इनसिक्योरिटी है। एक तो इनसिक्योरिटी ये है कि पाकिस्तान पर जो इंतहा पसंदी का एक लेबल जो है वो चिपकाया जाता है, वो शायद उतर जाएगा। मगर सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये भी कहा जाता है कि इसमें बिजनेस का भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, एंटरटेनमेंट बिजनेस का। वहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं दे फील थ्रेटेंड, और उनमें से बहुत सारे लोगों को लगता है कि पाकिस्तानी आर्टिस्टों ने वहां आकर उनका काम छीन लिया है। डू यू एग्री? आपकी रहमान, I actually don't agree with that. अच्छा, वो ये कहते हैं और उनके मीडियोकर्स ये कहते हैं, मीडियोकर्स जो हैं वो मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उनके जो वो एक्टर्स हैं जो या आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं जो एक्सेल कर चुके हैं, दे आर नॉट इनसिक्योर। वो आतिफ के आने पे बिल्कुल इनसिक्योर नहीं होंगे, वो फवाद के जाने पे इनसिक्योर नहीं होंगे, वो किसी और के जाने पे इनसिक्योर नहीं होंगे, बल्कि वेलकम कहेंगे। सिर्फ बात यह है कि वो सलमान ने बात की थी कि जी रशिया और अमेरिका या क्यूबा वगैरह के ज़माने में भी एक्सचेंज होता था। एक्सचेंज कैसे होता था? फिजिकली लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन आर्ट को किसी भी किस्म का बॉर्डर अपने कम्युनिकेशन से नहीं रोक सकता। नूरजान की आवाज़ को ये बाड़ जो लगी हुई है, या अगर कल दीवार भी लगे, वो नहीं रोक सकेगी। लता की आवाज़ को हम नहीं रोक सकेंगे, कोई भी नहीं रोक सकता। ये कम्युनिकेशन चलती रहेगी, चाहे वो वर्ड में हो, चाहे वो म्यूजिक के जरिए हो, सिनेमा के जरिए हो, पेंटिंग के जरिए हो, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन वक्ती तौर पे चूंकि इंडिया में इस वक्त एक इनटॉलरेंट, इंतहाई इनसिक्योर माइंडसेट वाली हुकूमत काबिज है, इस वजह से वो अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे देती है। फाखिर ने सही कहा कि हम बहुत कॉम्बैट कर चुके हैं एक्सट्रीमिज्म को, हम आगे बढ़ चुके हैं, हम रिजॉल्व कर रहे हैं, वो अभी दाखिल हो रहे हैं और बहुत बुरी तरह से फंसेंगे। उनको ये सोचना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। और मैं फिर कहूँगा कि वहाँ का जो सेन एलिमेंट है, जैसे अमिताभ बच्चन हुए, जैसे क्या नाम है, गंगोली वगैरह हुए, या दूसरे एक्टर्स हुए, ओमपुरी, इनको चाहिए कि वो इस चीज़ पे सख्त प्रोटेस्ट करें कि आप ऐसी बात ना करें। इसलिए कि हम ओमपुरी को या नसीरुद्दीन शाह को या किसी भी आर्टिस्ट को हमेशा वेलकम कहेंगे। लता जी अगर यहाँ आती है तो पूरा पाकिस्तान वेलकम कहेगा, चाहे इंडिया कुछ भी कह रहा हो। अच्छा, मगर एक जमाल शाह साहब, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैसेज जिसकी आप बात करेंगे, ठीक है, हमें ये पैगाम देना चाहिए, ये मैसेज अक्रॉस द बॉर्डर किस तरह से पहुंचाया जा सकता है? मैंने कहा ना कि आर्ट को बॉर्डर्स की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ आर्ट प्रोड्यूस करूंगा, वो किसी न किसी तरीके से पहुंच जाएगा वहां। आई डोंट हैव टू बी देयर फिजिकली। जब मैं फिजिकली वहां होता हूं तो ये मिसकंस्ट्रू होता है कि जी ये कमाने आते हैं। आप कितना कमाएंगे? ठीक है सर, सलमान आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, 2 पॉइंट रहमान, और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ जमाल भाई की, बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के और वजन रखती है इनकी बात। देखें, एक तो अगर इकोनॉमिक्स पे बात करें ना, जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बुला रहा है, जो फिल्म कंपनी है, जो म्यूजिक कंपनी है, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है, उसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। उनका पैसा बन रहा है तो वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बुला रहा है, ठीक है ना। वो कोई चैरिटी नहीं दे रहा पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, सही है। जिस तरह आज मैंने करण जौहर की स्टेटमेंट सुनी और उसने खुल के कहा, उसने कहा कि मैं हायर करूंगा पाकिस्तानी आर्टिस्ट को क्योंकि मेरी फिल्मों का फायदा होता है, ठीक है ना। तो हमारे वैल्यू है उधर। अच्छा, मगर एक चीज सलमान मैं ऐड कर दूं, उसी पे रिएक्शन अभी मैं देख रहा था, कुछ देर पहले रिएक्शन आया, वो एक वहां के और सिंगर है अभिजीत भट्टाचार्य, उन्होंने तो सबको ट्रेटर, गद्दार करार दिया है, भट्ट को, करण को, खान को। अभिजीत भट्टाचार्य बेचारा एक मीडियोकर सिंगर है जी। मीडियोकर हमेशा ऐसे करेंगे। रहमान में मैं लेकिन बात ये जो कंप्लीट करना चाह रहा हूं ना, वो ये है कि हम 21वीं सदी में
یہ سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر انیکسٹریکبلی انٹر کنیکٹڈ ہے. ہماری اکانومیز انٹر کنیکٹڈ ہے, ہمارا کلچر انٹر کنیکٹڈ ہے. آپ فزیکلی بیچ میں کوئی دیوار کھڑی کر ہی نہیں سکتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سوچ اگلے 25 سال کی اگر جنگ ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی ایک پالیسی ہونی چاہیے گورنمنٹ کی کہ ہمیں انڈیا کو اینیمی اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آرٹسٹ تو ایک جگہ ہیں. میں ساؤتھ ایشین ڈیزیز سرویلنس نیٹ ورک پہ کام کر رہا ہوں کیونکہ پولیو وائرس، زیکا وائرس نہ پاکستان کا بارڈر ریکگنائز کرتی ہے، نہ انڈیا کا، نہ بنگلہ دیش کا. تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ تینوں ملک مل کے کام کریں. باقی ساؤتھ ایشیا کا ملک ڈیزیز سے تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹرز کو بھی کہہ دیں نہیں جی ہماری کٹی ہو گئی، ہم ڈیزیز کو ہم نہیں بچائیں گے، اب تو ہماری جنگ ہے. یہ ایک بہت ہی بچگانہ ویو ہے اور ہمیں آگے چلنا چاہیے. میں سوشل میڈیا کا آپ نے حوالہ دیا. بیفور وی گو آن ٹو دیٹ، جمال شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیوکلیئر بام جو ہے وہ زیکا وغیرہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. وہ کہیں بھی استعمال ہو جائے وہ پورے کے پورے خطے کا کھانا خراب کر دے گا. تو یہ جنگ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، صلح کی باتیں ہونی چاہیے. کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. باوجود تمام اختلافات کے جب تک ڈائیلاگ چلتا رہے چیزیں آگے بڑھتی جائیں گی. یہ مودی جیسے ہٹے گا میرا خیال ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. اچھا، اسی پارٹی میں واجپائی بھی تھا. ہی واز اے سین پرسن. یہ پاگل آدمی ہے. ٹھیک ہے. میں فاخر یہ بیفور وی گو آن اے بریک ویری بریفلی میں آپ سے یہ سوشل میڈیا والا ایلیمنٹ سلمان نے مینشن کیا. رحمان میں معافی چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیں، مجھے پہنچنا ہے کہیں. چلیں ٹھیک ہے. جمال شاہ صاحب تھینک یو، بڑی مہربانی. بہت شکریہ آپ کا. فاخر میں آپ سے پوچھنا چاہے سوشل میڈیا والا جو ایلیمنٹ ہے، اب یہ لگتا ہے کہ اب ہر شخص کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے جو جس کا دل چاہے جو بات آ کر سکتا ہے، اور اس حوالے سے نہ صرف ایک فرد بات کرتا ہے بلکہ پراپر کیمپینز بھی چلائی جاتی ہیں اس طرح کے کاموں کے لیے. اور ہم نے دیکھا اس کام میں بھی بائیک آؤٹ پاکستان آرٹسٹ جو ہے وہ کیمپین چلتی رہی. تو یہ کتنا خطرناک ہے؟ آرٹسٹ کو کس طرح سے یہ ہرٹ کرتا ہے؟ دیکھ لیں جی، بس یہ تو ایک ایسی دوائی ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، اس کا فائدہ بھی ہے. آپ کی بیماری ٹھیک بھی کرتا ہے لیکن کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے، ویکنس بھی ہوگی. تو یہ وہی ویکنس ہے. اچھے کام بھی آپ لے سکتے ہیں سوشل میڈیا سے اور اس قسم کے فضول کیمپینز بھی آپ چلا سکتے ہیں. تو اس کو آپ روک نہیں سکتے، ایک ریالٹی ہے. لیکن سلمان اور شاہ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کوئی فصیل، کوئی دیوار، کوئی باڑ یہ کلچرل ایکسچینج کو، میوزک کو، فلم کو، ہر چیز ایئر ویوز کے اوپر انٹرنیٹ سے یوں ٹریول کرتی ہے پوری دنیا میں. اور صحیح معنوں میں آج یہ صادق آتی ہے کہ گلوبل ولیج بن چکی ہے پوری دنیا. ٹھیک ہے، مگر اور کام کو بھی نہیں روکا جا سکتا بیکاز آپ کی جو چیز انٹرنیٹ پر ہے وہ دوسرے ملک میں بھی دیکھی جا رہی ہے. آرٹسٹ کا کام بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. تو یہ باؤنڈری تو نہیں لگائی جا سکتی کہ جی اچھا آپ وہاں پر آ کر جو ہے وہ پرفارمنس آپ کی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. ایبسلیوٹلی جی، انفارچونیٹلی. لیکن یہ بہت چھوٹی مائنورٹی ہے. رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ ہیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں. ان کا کام ہی ہوتا ہے ٹو سیک اٹینشن. یہ نیوسنس پیدا کرنا چاہتے ہیں دنیا کیونکہ میں. میں نے اس وجہ سے پوچھا کہ کوک اسٹوڈیو کے ساتھ آپ بڑا کلوزلی جو ہے وہ ایسوسیٹڈ رہے اور اس کی جو ریسیپشن ہے وہ بھارت میں بہت زیادہ ہے. حالانکہ انہوں نے خود بھی ایکسپیریمنٹ کیا مگر وہ وہاں پر چل نہیں سکا. جی بالکل جی. وہاں پہ جو میوزک کے شوقین ہیں، جو شائقین ہیں، جو فلم کے ہیں، جو اچھا کام سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پذیرائی دیتے ہیں. اور عوام دنیا کے لوگ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. آپ ان کو برین واش کرتے ہو، آپ نفرت جو ہے وہ اس کی مانگرنگ کرتے ہو. ہیٹ کی اور وانگ مانگرنگ جو ہے وہ ایک زہر ہے. اس زہر کو دنیا بھر میں روکنے کی ضرورت ہے، بھلے پاکستان میں ہو بھلے انڈیا میں ہو. رائٹ. اچھا میں سلمان مجھے ایک بریک لینی، میں بریک کے بعد آپ کی بات سنوں گا. مگر ایک سوشل میڈیا پہ کیونکہ آپ بھی بڑے ایکٹیو ہیں، میں سوشل میڈیا والا جو ہے وہ یہ معاملہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہ آرٹسٹ کو متاثر کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ جو کیمپینز چلائی جاتی ہیں. واپس آتے ہیں، اس بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج کا سوال کہ بھارت کی طرف سے جو انتہا پسند حلقے پاکستانی آرٹسٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اس کے جواب میں پاکستانی فنکاروں کو کیا کرنا چاہیے. سلمان، بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال آپ کے لیے چھوڑا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک تو یہ بات ہوگی کہ کسی کو روکا نہیں جا سکتا، کام کو روکا نہیں جا سکتا، مگر اسی پر ہم پلیٹ فارم پر دیکھتے ہیں کہ کیمپینز چلائی جاتی ہیں. اور اس صورتحال میں بھی ہم نے دیکھا کہ پراپر ایک کیمپین چلائی گئی پاکستانی آرٹسٹوں کے خلاف. Does that affect you? دیکھیں جو ٹویٹر ہے یا فیس بک ہے نا، ایک بہت پاورفل میڈیم ہے آج کا. اب کل میں آپ کو کل کا ایگزامپل دیتا ہوں کہ کل جب ان کے
مودی صاحب نے جس اپنی تقریر کی تو اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئسولیٹ کریں گے پاکستان کو اور ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے کیونکہ ٹویٹر ہے اور میرے انڈیا میں بہت زیادہ فالوورز ہیں, میڈیا میں بھی اور ویسے بھی جو آرٹسٹ ہیں اور پبلک جو ہے, میں نے ڈائریکٹ کویسچن مودی صاحب سے پوچھا کہ مودی صاحب آپ کی سپیچ میں نے پوری سنی, لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کے اپنے ملک کے لوگ آپ سے بالکل اگری نہیں کرتے؟ اور اس کے ساتھ پھر میں نے ایک پورا ایک ان کا ہی لکھا ہوا آرٹیکل ہے ان کے ملک میں سے ایک اینالسٹ کا, جو کہہ رہے ہیں کہ مودی صاحب کی انکوہیرنٹ پالیسی ہے جس کی وجہ سے انڈیا پھنس گیا ہے, انڈیا پھنس گیا ہے اس پورے اس کے اندر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جبھی تو اگر ڈائیلاگ نہ ہو, فرض کریں آپ مجھے کہہ دیں جی کہ اس وقت تو جنگی جنون ہے, سلمان تم چپ ہو کے بیٹھ جاؤ, تو میں اپنا رائے کا اظہار اگر نہیں کر سکوں گا تو پھر جو نیریٹو بنانے والے نا جو انتہا پسند, ان کا ہی نیریٹو بنے گا. اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم جا کے اپنی بات کریں اور ٹھوس طریقے سے بات کریں. اچھا, میرا اگلا سوال ہے, آپ نے کیونکہ نیریٹو کا ذکر کیا سلمان, اب آپ نے اپنے تو بات کی کہ آرٹسٹ فنکار اس پہ کیا سوچتا ہے یا فنکاروں کا نیریٹو کیا ہے. عام پبلک کیونکہ ہماری بڑی ایک سینٹیمنٹس جڑے ہیں, جذبات جڑے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بھی, ملک کے ساتھ بھی, اور سچویشن بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, عام دیکھنے والے لوگوں کا اس پر رسپانس کیا ہونا چاہیے, لوگوں کو اس ساری صورتحال میں کیا کرنا چاہیے, ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہماری پبلک بہت زیادہ سینس رکھتی ہے اور ان کو سب پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا بناوٹ ہے, کیا نہیں ہے. لیکن جو پالیسی ایک ملک کی ہے وہ پبلک نہیں بناتی ہے, وہ فائنلی جو آپ کی اسٹیٹ ہے وہ ایک پالیسی بناتی ہے. پالیسی کیا ہمیں دکھائی گئی, وہ یہ تھی کہ مودی صاحب پرائم منسٹر نواز شریف کی شادی, پوتی کی شادی پہ آئے اور گلے لگے, اور اسی طرح نواز شریف صاحب نے بھی ان کی والدہ کے لیے ایک شال بھیجی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ دو دوست ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو, کلچرل کانٹیکٹ ہو. ٹھیک ہے نا, شادیوں پہ آنا, تحفے دینا, یہ کلچرل کانٹیکٹ. تو ہمیں میسج یہ ملا ہے. اگر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ایک جنگی جنون اٹھایا گیا ہے, میڈیا نے نیریٹو بنایا, خدا جانتا ہے کہ یہ کس نے نیریٹو بنایا ہے, اور اس کی وجہ سے سارے پاکستانی جو ہے نا, ان کے ڈاکٹرز بھی, ہمارے ایجوکیشنلسٹ بھی, ہمارے انٹلیکچوئلز بھی, صحافی بھی, آرٹسٹ بھی, کھلاڑی بھی, سب کچھ کٹی کر کے واپس یہاں آ جائے. تو یہ بہت ہی ایک امیچور اپروچ ہوگی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کام کرتے رہنا چاہیے, اس چیز کو نظر انداز کرنا چاہیے ان دھمکیوں کو. سر ان کا جو سپیچ کا ہے نا وہ ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. انڈیا کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر کے ایک ٹیرر سمپتھائزر اور وار مونگر دکھانا چاہتے ہیں. ہمارے جو سافٹ پاور ہے اس ملک کا وہ اس کو نگیٹ کرتا ہے, کیونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہم جب انڈیا کے سامنے ان کے آرٹسٹوں کے اور ان کے صحافیوں کے سامنے جاتے ہیں, وہ ریلائز کرتے ہیں یہ تو کوئی انتہا پسند نہیں ہے, یہ بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں. بالکل صحیح. میں فاخر آخر میں آپ کی طرف آتا ہوں. اب کیونکہ یہاں میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کی فلمیں بھی یہاں پر دکھائی جاتی ہیں, ان کے آرٹسٹ بھی یہاں پر آتے ہیں, اور وہ ان کے ڈرامے بھی یہاں پر ہیں. تو ایک تو طبقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اچھا اگر وہ ہمارے آرٹسٹوں پہ پابندی لگاتے تو ہمیں بھی پابندی لگانی چاہیے, اور لوگوں کا رد عمل اس پر کیا ہونا چاہیے؟ اب آپ اس پر کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں جب انڈینز کسی بھی کیپیسٹی میں اسٹیٹ لیول پہ یا پرائیویٹلی کوئی آرگنائزیشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ پاکستانی آرٹسٹ کو بین کریں, میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اور زیادہ انڈین آرٹسٹ کو اور ڈفرنٹ لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہیے ٹو کم ٹو پاکستان اینڈ ورک ود اس. ایک دوسرے کے ساتھ جب تک رابطے بحال رہیں گے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے تو سیکھیں گے ایک دوسرے سے, اور غلط فہمیاں ختم ہوں گی. ہمیں ان کے اور آرٹسٹ کو, اسپورٹس مین کو, کامنٹیٹرز کو, جیسے بھی پی ٹی وی اسپورٹس کر رہا تھا, ہمیں اور زیادہ لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہیے. ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. دوسری بات رحمان, میں ایک یہ کہوں گا کہ اگرچہ آرٹ کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی ہے, لیکن ایک آرٹسٹ کی نیشنلٹی ہوتی ہے, ایک آرٹسٹ کا پاسپورٹ ہوتا ہے, وہ ایک ملک سے تعلق رکھتا ہے اور اس ملک کی نیشنلسٹک ایک فرور ہوتی ہے. تو وہ اپنی جگہ پہ جب انڈیا میں کوئی پاکستان کے خلاف بات کی جاتی ہے تو ہمارے دل دکھتے ہیں, ہم بہت افیکٹڈ ہوتے ہیں, ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے ملک کے بارے میں کوئی ایسی بات کر رہا ہے. لیکن پاکستانیوں کو وائس آف سینٹی جو ہے اس کے پر قائم رہنا چاہیے, اور قائم رہنا ہوگا. ہم لوگ نیوکلیئر ہولوکاسٹ افورڈ نہیں کر سکتے, ہمیں دنیا میں اور اپنے خطے میں امن چاہیے. ٹھیک ہے, رائٹ. آپ کا رسپانس آ گیا فاخر, مگر میں زارا اب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بات لوگوں کے لیے جاننا بھی ضروری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جب وہاں سے اس طرح کا رویہ ہو ہمارے آرٹسٹوں کے ساتھ,
ہمارے ملک کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا ایسوسیشن ہے ہماری ہے, ملک کے ساتھ بھی وابستگی ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, لوگوں کو اس پر کس طرح سے اپنا رسپانس دینا چاہیے؟ دیکھیے ہمارا جو آرٹسٹ ہے وہ بیچارہ ہمیشہ سے معصوم ہی رہا ہے. اچھا, میں بڑی یہ اوپنلی بات کروں گی, میں ہمارے آرٹسٹ کو جتنی ویلیو دی جاتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں سب. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ سے اپنے انٹرویو میں یہی بات اسی لیے کی ہے کہ پلیز اپنے پروڈکٹس کو, اپنی چیزوں کو, اپنے لوگوں کو پرموٹ کیجئے, ان کے بارے میں بات کیجئے. آل اوور دا گلوب لوگوں کو یہ بتایا جائے, دنیا والوں کو, کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے اور کتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یہاں پر, اور ہم لوگ کتنا آگے جا سکتے ہیں, انسٹیڈ آف کہ ہم دوسرے پلیٹ فارم پہ جا کے ایک فقیر کی حیثیت سے جو ہے وہ شروع کر دیں اپنا. ٹھیک ہے, اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جواب اپنے ٹیلنٹ سے دینا ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ بالکل, ہمیں اپنی جو صلاحیتیں ہیں, ہمیں اپنی جو ایک اچھی تربیت ہے جو ہمارے معاشرے سے ہمیں ملتی ہے, گھروں سے ملتی ہے, ہماری جو نیچر کا ایک حصہ بن چکی ہیں, ہمارے پروفیشن کا حصہ بن چکی ہیں, تو ہمیں یہ جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں, دیکھیں جہاں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں وہ بھی تو ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہے نا, وہاں پہ ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے. تو میں نہیں سمجھتی ہوں, میں تو حیران ہوتی ہوں کہ اتنی ایجوکیشن وہاں ہونے کے بعد بھی اگر اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں تو وہ تھوڑی سی ایک میرے لیے تو اسٹانشنگ, شاکیبل ایک مومنٹ ہے سننے کے بعد. تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیں, ان دھمکیوں کو میں بالکل اگنور کر کے ہمیں مسئلہ کشمیر اور ان لوگوں کو, دیکھیں میرا دل بہت دکھتا ہے جب روزانہ میں ٹی وی پہ دیکھتی ہوں کہ آج کشمیر میں اتنے لوگ مر گئے ہیں, آج عورتوں کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ پتہ نہیں گھروں میں کیا کیا ابھی کیا جا رہا ہے. ابھی تو ہمیں بہت سی چیزیں کیمرے کے سامنے نہیں ہے یا آپ لوگ نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے زارا, میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے, ان کا حل نکالیے. رائٹ زارا, بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فاخر محمود آپ کا بہت شکریہ, سلمان احمد آپ کا بہت شکریہ. آج میرا خیال ہے میسج یہاں سے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ اگر اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں تو انہیں جو ہے وہ نظر انداز کرنا چاہیے, اور جو فنکار ہیں انہیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. اور یہ بات کہ پاکستانی فنکار جو ہے وہ کیونکہ ان کا جو کام ہے, اور شاید اس سے انہیں خوف ہے, یہ اس سے انہیں ڈر ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے اس طرح کے جو انتہا پسند ہیں, سبھی نہیں, وہاں کے جو انتہا پسند ہیں وہ اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں. بہرحال آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان رحمان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.